गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर वेलकम है आपका नेक्स्ट क्लासेस में। और हम लोग चल रहे हैं इन वन शॉर्ट सीरीज। वन शॉर्ट सीरीज मीन्स वन लेक्चर वन टॉपिक। बच्चों कोशिश ये करेंगे इसके अंदर के हर एक लेक्चर के अंदर आपका वो टॉपिक पूरा हो जाए, और फिर इसके बाद में दो या तीन लेक्चर के बाद में हम कोशिश ये करेंगे इसके लिए एक टेस्ट सीरीज भी आपको इसी के अंदर 10 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करा दी जाए, ताकि आपको आइडियाज़ रहे वीडियोस के अंदर। ठीक है बच्चों, और कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ आपके डाउट्स हैं उसके लिए भी एक लाइव क्लास शुरू करें हम लोग। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो एसिड बेस वाली क्लास जो पारस की चलती थी, देखो बच्चों वो इंस्टीट्यूट की रेगुलर क्लास है, वो चलेगी, वो अपनी जगह है। वो साल भर का आपका क्लासरूम वो था प्रोग्राम, वो अपना चलेगा, वो अलग चीज़ है। ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए हैं जो अब इस लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं और एग्ज़ाम की डेट को लेकर के कन्फ्यूज है कि भाई अब क्या करें, किस तरीके से तैयारी करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब जो है इसको रिवीजन कैसे करें। तो एग्ज़ाम के टाइम पे अगर हम लोग ये रिवीजन इस टाइप से करते हैं तो क्लियर हो जाता है। कुछ बच्चों की कल क्वेरी भी आएगी, सर लेक्चर बहुत लंबा है। तो देखो बच्चों, वन शॉट सीरीज़ के अंदर कोशिश यही की गई है कि आपको 8-10 लेक्चर लेने की जगह एक ही लेक्चर लेना पड़े। अब वो आप अपनी फैसिलिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं, चाहे तो वन डे पूरा टाइम ले बैठ के ले सकते हैं, या 2-3 टुकड़ों में उसको ले सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है बच्चों, कोशिश ये करेंगे कि अगर हम लोग एक लेक्चर अगर एक क्लास के अंदर पूरा करते हैं हमारा एक टॉपिक, तो उससे आपके लिए भी आसानी रहेगी कि आपको ज़्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए, आपको केवल 15-20 लेक्चर्स के अंदर ही आपका सिलेबस निपटा दिया जाएगा। तो वो कोशिशें इस तरीके से की गई है बच्चों, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट है। आप कोशिश कीजिए, क्लास रेगुलर लीजिए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और अपने दोस्त को भी बताइए, ताकि वो भी इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी डिमांड भी काफ़ी थी, जिसको कहते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक या ऊष्मा गतिकी। थर्मोडायनेमिक या ऊष्मा गतिकी की बात करें बच्चों, तो एक्चुअल में सबसे पहले तो ये समझें कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक, ऊष्मा गतिकी है क्या। एक्चुअल में ऊष्मा गतिकी क्या है बच्चों, कि कोई भी एरिया या कोई भी स्थान या कोई भी जगह या कोई भी प्लेस या कोई भी वस्तु जिसके ऊपर हम लोग इस बात का प्रैक्टिकल करें कि इसके अंदर ऊष्मीय परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऊष्मीय परिवर्तन यूँ कह सकते हैं, मान लीजिए जिस कमरे में आप बैठे हो उसका सुबह टेम्परेचर कितना था, दोपहर में कितना था, शाम को कितना था, या कोई भी पदार्थ उसकी रिएक्शन में पहले टेम्परेचर कितना था, बाद में कितना था। तो यूँ कह सकते हैं किसी पदार्थ या किसी वस्तु या किसी सिस्टम के अंदर जब ऊष्मीय परिवर्तन का, यूँ कह सकते हैं भौतिक से वो रासायनिक परिवर्तन उसमें हुआ, तो उसमें जो ऊष्मीय परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक या ऊष्मा गतिकी। और जैसा भी नाम में आपको दिख रहा है कि ऊष्मा मतलब हीट, गति के मतलब डायनेमिक। जो ये कह सकते हैं कि जब ऊष्मा की गति या परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है तो उसके कहते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद चेंज ऑफ हीट इन अ सिस्टम इज नोन एज थर्मोडायनेमिक, इज नोन एज थर्मोडायनेमिक और ऊष्मा गतिकी। समझ में आ गया बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं इसमें ऊष्मा गतिकी के अंदर जो मेन बात करेंगे, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है बच्चों जो हमें याद रखनी है। टर्मिनोलॉजी के अंदर हम लोग बात करें ऊष्मा गतिकी में, अगर बच्चों हम लोग बात करें तो इसमें फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आती है हमारे पास में, जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है बच्चों हमारे पास में सिस्टम। पहली टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास में सिस्टम। सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बच्चों तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्र। इसी को हम लोग निकाय भी बोलते हैं। बात एक ही है बच्चों, तंत्र बोल दीजिए, निकाय बोल दीजिए, सिस्टम बोल दीजिए, ऑल दीज थिंग्स आर यूनिक, एक चीज है ये। ठीक है, अगर हम लोग सिस्टम की बात करें तो सिस्टम होता क्या है बच्चों, यूं कह सकते हैं ब्रह्मांड का वह भाग, किसी ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर ऊष्मा गति की अध्ययन किया जाता है कहलाता है सिस्टम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास में एक रूम में एक बोतल है और बोतल के टेम्परेचर पर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो केवल वो बोतल आपका क्या कहलाएगा बच्चों, सिस्टम कहलाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आप केमिस्ट्री लैब में खड़े हो और केमिस्ट्री लैब में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो या उस लैब में कोई टेम्परेचर के ऊपर कोई
प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको वो जो रूम होगा वो आपका सिस्टम कहलाएगा, और उसके अलावा जितनी भी जगह एरिया जो बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, वो आपका कहलाएगा सराउंडिंग। ये जो कह सकते हैं वो ब्रह्मांड, तो यूँ कह सकते हैं ब्रह्मांड का वह भाग जहाँ पर ऊष्मा गतिकीय परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है निकाय कहलाता है। समझ में आ गया आपको? यूँ कह सकते हैं द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एट विच द चेंज ऑफ हीट इज स्टडीड इज नॉन एज सिस्टम। समझ में आ गया बच्चों? ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर ऊष्मीय परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है बच्चों? सिस्टम या निकाय कहलाता है। सिस्टम या निकाय के अंदर आगे चलते हैं तो बच्चों सिस्टम या निकाय आपका होता है 3 टाइप का। पहला कहलाता है आपका बच्चों ओपन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बच्चों खुला निकाय। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? खुला निकाय बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरा सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं बंद निकाय। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग बंद निकाय। एक तीसरा होता है बच्चों हमारे पास में आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं विलगित निकाय। क्या बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग विलगित निकाय। तो 3 टाइप के सिस्टम हो गए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर ओपन सिस्टम की बात करें तो यूँ कह सकते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए आपके पास में पात्र है और उस पात्र के अंदर मान लीजिए आपने क्या किया बच्चों, उस पात्र में आपने पानी भर दिया, ठीक है, और इस पात्र को पानी भरने के बाद में इस पानी को बॉईल किया आपने, उबाला पानी को, और उबालने के बाद में जब इस खुले पात्र में रखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये पानी का जो टेम्परेचर होगा, इसका जो ताप होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पहले से ठंडा हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद पानी जब हम लोग देखेंगे तो इसकी जो क्वांटिटी वो भी क्या हो जाता है, इसका जो मास होता है वो भी कम हो जाता है। तो यूँ कह सकते हैं ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मा तथा ताप दोनों का आदान प्रदान होता है निकाय और परिवेश के मध्य, वो कहलाता है बच्चों आपका ओपन सिस्टम। यूँ कह सकते हैं द सिस्टम एट विच द एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर एंड मास ऑफ सब्सटेंस बोथ आर टेक्स प्लेस इज नॉन एज ओपन सिस्टम। बात समझ आएगी बच्चों? इसका एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं खुले बर्तन में गर्म पानी को रखना। ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए बच्चों आपके पास में एक पात्र तो हो बच्चों। अब पात्र के अंदर क्या किया आपने, जब इस पात्र को आपने ढक दिया या सील पैक कर दिया, मान लीजिए आपने क्या किया, सील पैक कर दिया बच्चों, और इसके अंदर क्या किया आपने, पानी भर दिया। नॉर्मल एक बर्तन है, उसको आपने सील पैक कर दिया, उसमें पानी भर दिया। अब क्या होगा बच्चों कि इसके अंदर हीट तो इसकी ट्रांसफर होगी भाई, एक डेढ़ घंटे बाद ये ठंडा तो होगा, तो इसकी हीट तो ट्रांसफर होगी, इसका टेम्परेचर तो डाउन होगा, हीट का एक्सचेंज तो होगा, लेकिन क्या होगा बच्चों, इसका जो मास होगा उसका कोई चेंज नहीं होगा, इसका जो द्रव्यमान होगा बच्चों वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यूँ कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जिससे ऊष्मा का आदान प्रदान तो होता है परंतु पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है, क्या कहलाता है बच्चों, क्लोज सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, क्लोज सिस्टम या बंद निकाय कहलाता है। द सिस्टम फ्रॉम विच एक्सचेंज ऑफ हीट विल टेक्स प्लेस बट द एक्सचेंज ऑफ मास विल नॉट टेक्स प्लेस इज नॉन एज क्लोज सिस्टम। इज दैट क्लियर बच्चों? इसी तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, मान लीजिए बच्चों आपने क्या किया, एक थर्मस या मिल्टन की एक बोतल ले लिया आपने, ठीक है बच्चों, और इस बोतल को आपने टाइटली पैक कर दिया है। आपको पता है यहाँ पर आपके पास में एक इंसुलेटर लगे होते हैं जो बाहर से टेम्परेचर को अलग करते हैं, और अब इसके अंदर आपने कोई लिक्विड ले लिया, इसके अंदर आपने मान लीजिए गर्म चाय ले ली। अब क्या होगा बच्चों, ना तो पदार्थ ही बाहर जाएगा, ना तो मास ही बाहर जाएगा, और ना ही इसका टेम्परेचर, यूँ कह सकते हैं ना इसकी हीट का एक्सचेंज होगा। यूँ कह सकते हैं कि ऐसा तंत्र जिससे मास तथा द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है, क्या कहलाता है बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। द सिस्टम फ्रॉम विच नाइदर मास नॉर हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस इज नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम की बात करें बच्चों तो सिस्टम 3 टाइप के हो गए, ओपन सिस्टम जिससे मास और हीट दोनों का एक्सचेंज होगा, ओपन सिस्टम जिससे केवल हीट का एक्सचेंज होगा, मास का नहीं होगा, क्या कहलाएगा, क्लोज सिस्टम, और तीसरा है जिससे दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा, कहलाएगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। बात समझ आ गई बच्चों?
सिस्टम के बाद में अगर हम लोग आगे चलते हैं, टर्मिनोलॉजी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या हो गई हमारे पास में, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास में सिस्टम बच्चों, तंत्र। अगर सेकंड टर्मिनोलॉजी की बात करें बच्चों हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में, अगर सेकंड टर्मिनोलॉजी की बात करें बच्चों, तो सेकंड टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास में, उसको कहते हैं हम लोग सराउंडिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? सराउंडिंग बोलते हैं, सराउंडिंग, या इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग परिवेश। क्या बोलते हैं बच्चों? परिवेश बोलते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों आपके पास में ये एक बॉटल है, या यूं कह सकते हैं एक टब है आपके पास में, और इस टब को एक रूम में रखा हुआ, ये बड़ा एक रूम है मान लीजिए बच्चों, ठीक है। इस रूम में ये टब रखा हुआ है, ये रूम है आपका, और इसके अंदर इस टब को आप लोग क्या कर रहे हैं? एग्जामिन कर रहे हैं इसको, कि इसके हीट के अंदर इसकी ऊष्मा में कितना परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो यूँ कह सकते हैं अगर इस पूरे को हम लोग ब्रह्मांड माने, इस रूम को हम लोग ब्रह्मांड माने बच्चों, तो ये जो टब हो जाएगा वो तो कहलाएगा आपका निकाय, और निकाय के को अगर हम लोग निकाल दें, इसमें इतने एरिया को कम कर दें, तो जो सेम जो रिमेनिंग चीज बचती है उसको बोलते हैं हम लोग सराउंडिंग या परिवेश। तो कह सकते हैं ब्रह्मांड में निकाय के अलावा शेष बचा हुआ क्या कहलाता है बच्चों? सराउंडिंग कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। बात समझ आ गया? डिफाइन कैसे करेंगे? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज नॉन एज सराउंडिंग, अर्थात ब्रह्मांड में निकाय के अलावा शेष बचे भाग को क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। बात समझ आ गई बच्चों? उसके बाद में अगर हम लोग आगे चलें, इसके बाद में बच्चों अगर हम लोग आगे चलें इसके अंदर, तो तीसरी चीज जो हमारे पास में आती है बच्चों, वो आ जाती है इसके बाद में ब्रह्मांड, यूनिवर्स जिसको कहते हो आप लोग, यूनिवर्स जिसको कहते हो, इसको बोलते हो ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड क्या होता है बच्चों? अगर मान लीजिए मैं सिस्टम को, निकाय को, और यूं कह सकते हैं सराउंडिंग को, यूं कह सकते हैं परिवेश को, दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है बच्चों? आपका वो यूनिवर्स कहलाता है। यूं कह सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अर्थात ब्रह्मांड का अर्थ है निकाय तथा परिवेश को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं बच्चों? यूनिवर्स कहते हैं। द कलेक्टिवली जो कह सकते हैं बच्चों, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड यूनिवर्स। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास में सेकंड क्या चीज होगी? सराउंडिंग। थर्ड क्या हो गया? यूनिवर्स। फोर्थ इसके बाद में बात करें बच्चों, हम लोग इसमें प्रैक्टिकल कर रहे थे एक टब पर, तो टब के अंदर जो इसकी चारों तरफ की वॉल है, जो दीवार है बच्चों, ये कहलाती है आपकी बाउंड्री वॉल, परिसीमा। क्या कहलाती है? परिसीमा। तो अगला टॉपिक इसमें आता है परिसीमा क्या होती है। तो परिसीमा को डिफाइन हम लोग कर सकते हैं बच्चों कि किसी निकाय के चारों ओर जो दीवार पाई जाती है, जो उसको परिवेश से पृथक करती है, क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है आपकी बाउंड्री वॉल। क्या कहलाती है बच्चों आपकी? वो कहलाती है आपको बाउंड्री वॉल कहलाती है बच्चों। बाउंड्री वॉल क्या होगा? इसको हिंदी में बोलते हैं परिसीमा। क्या बोलते हैं बच्चों? परिसीमा। डिफाइन हिंदी में कैसे करेंगे कि किसी निकाय के चारों ओर स्थित वह सीमा जो निकाय को परिवेश से पृथक करती है, क्या कहलाती है? बाउंड्री वॉल कहलाती है, परिसीमा कहलाती है। द limits or boundary wall around the system which separate out the system from the surrounding is known as boundary wall। बात समझ आ गई बच्चों? तो यहाँ पर कुछ टेक्निकल वर्ड जो मैंने बताया आपको, बाउंड्री वॉल क्या होती है इसके बारे में बताया, बाउंड्री वॉल के बारे में बताया मैंने आपको, सराउंडिंग क्या होती है, उसके बताया यूनिवर्स क्या होता है, और बताया फिर आपको सिस्टम होता है क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो डिफाइन किया जा सकता है। खास बात होती है बच्चों, कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी तंत्र होता है, कोई भी निकाय होता है, तो उसके अंदर खास तौर से देखा जाए तो बच्चों दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कई बार क्वेश्चन आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेडिंग डालेंगे इसके अंदर, आप लोग ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसके अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, निकाय के गुण, निकाय के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अगली हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, निकाय के गुण, निकाय के गुण। बच्चों अगर निकाय के गुणों की बात करें हम लोग, अगर निकाय के गुणों की बात करें बच्चों, देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, निकाय के दो गुण होते हैं, एक होती है बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरे होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों, इसको निकाय के मात्रात्मक गुण भी बोलते हैं। मात्रात्मक गुण, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज, इसी को हम लोग विस्तीर्ण गुण भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं गहन गुण, या इसको बोलते हैं गुणात्मक। तो ध्यान रखें बच्चों, देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। नंबर 1 है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, नंबर 2 है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो यूं कह सकते हैं, जैसा कि नाम है मात्रात्मक, तो निकाय के वह गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं कहलाते हैं आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मात्रात्मक गुण या विस्तीर्ण गुण। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो किसी भी पदार्थ का जो कुल द्रव्यमान होता है वो कहलाता है आपका इसके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा यूं कह सकते हैं बच्चों, किसी भी द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ, किसी भी निकाय का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है बच्चों, वो भी उसके क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इस तरीके से निकाय की जो कुल ऊष्मा होती है, हीट होती है बच्चों, उसको भी हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं बच्चों। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें आगे बच्चों, तो यहाँ पर एंट्रोपी क्यों कह सकते हैं? एंट्रोपी, किसी भी निकाय की जो एंट्रोपी होती है बच्चों, वो भी क्या होती है? एंट्रोपी भी क्या होती है बच्चों? उसका विस्तीर्ण होती है। इसी तरीके से किसी निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा को डेल यू से शो करते हैं, डेल ई से शो कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना, घबराना नहीं है। दोनों का मतलब ही आंतरिक ऊर्जा होती है, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा है ये, इंटरनल एनर्जी। तो यूं कह सकते हैं आपके पास में मास, वॉल्यूम, ऊष्मा, एंट्रोपी और आंतरिक ऊर्जा, दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ क्या है बच्चों? द्रव्यमान। अगर इसको द्रव्यमान को लिख दूं मैं मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, तो बच्चों ये भी क्या आ जाएगी आपकी? मोलर द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा इसकी? बोलो, मोलर द्रव्यमान किसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर इसी तरह द्रव्यमान आयतन है, अगर इसको मैं मोलर आयतन लिख दूंगा, मोलर आयतन लिख दूंगा बच्चों, तो ये भी निकाय कौन सा हो जाएंगे? गुण, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसी के अलावा अगर हम लोग बात करें विस्कासिता, विस्कोसिटी, इसी तरीके से यूं कह सकते हैं श्यानता, श्यानता क्या होती है बच्चों? जानते हैं श्यानता क्या होती है? ठीक है, श्यानता आपकी विस्कोसिटी हो जाएगी। ठीक है, विस्कोसिटी होती है हिंदी में, अंग्रेजी में विस्कोसिटी, हिंदी में श्यानता। ठीक है बेटा। उसके अलावा आगे बात करें हम लोग इसके अंदर, तो आपके पास में एंथैल्पी, ये भी क्या हो जाएगी बच्चों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पृष्ठ तनाव भी क्या हो जाएगा बच्चों? आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा बच्चों? ताप, ये भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इस तरीके से दाब, ये भी आपकी क्या होता है बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से क्या कहते हैं हम लोग? घनत्व, ये भी क्या है बच्चों? आपकी घनत्व भी क्या है आपकी? बोलो, घनत्व भी क्या है आपकी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके एग्जाम्पल कई बार पूछ लेता है, 4 एग्जाम ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा बताओ निम्न में से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप याद कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन है कि क्या एक से अधिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिलकर इंटेंसिव प्रॉपर्टी बना सकते हैं? आंसर है यस। यूं कह सकते हैं extensive properties can convert into intensive properties। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, यूं कह सकते हैं बच्चों कि किसी निकाय के एक्सटेंसिव गुण, विस्तीर्ण गुण मिलकर के गहन गुणों का निर्माण कर सकते हैं। जिससे अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की और आयतन की, अगर मैं दोनों को मिला देता हूं बच्चों, तो इससे मेरे पास में क्या नहीं मिल जाता है? घनत्व मिल जाता है। जो एग्जाम्पल है किसका? इस बात का कि भैया निकाय के, किसी निकाय के 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपस में मिल जाती हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का निर्माण करती हैं। बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत? चलें आगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इसके अंदर हम लोग
इसके बाद में जब निकाय की प्रॉपर्टीज के बारे में आ जाती है बात हमारे पास में, तो आगे चीज इसके अंदर दो चीज और आती है बच्चों, और वो आती है इसके अंदर वो आती है बच्चों पाथ फलन, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, अवस्था फलन, ठीक है, और पथ फलन, ये दो चीज आती है। इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यूं कह सकते हैं बच्चों, हम लोग अगर बात करें किसके ऊपर, स्टेट फंक्शन के ऊपर, तो यूं कह सकते हैं वह प्रकरण जिसके अंदर निकाय डिपेंड करता है उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, पथ पर डिपेंड नहीं करता, स्टेट फंक्शन कहलाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अवस्था फलन, अवस्था फलन, ठीक है बच्चों। अवस्था फलन की बात करें हम लोग, अगर अवस्था फलन की बात करें तो देखो बच्चों, हमारे पास में क्या आ जाता है, ताप, दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, उसके बाद में एंट्रोपी, उसके बाद एंथैल्पी, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है। ये सब क्या है आपके, बोलो क्या है बच्चों, ये आपके सारे क्या कहते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। केवल दो चीजों को छोड़ दो, अगर आप Q और W को छोड़ देते हैं, ऊष्मा को और कार्य को छोड़ देते हैं, इन दोनों को छोड़ दे तो जितनी भी चीजें बचती हैं सबके सब क्या कहलाते हैं, स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि Q एंड W इज द क्या है बच्चों, Q एंड W इज द पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन है। ये दोनों जो फंक्शन है आपके, ये पाथ फंक्शन है। लेकिन अगर यहीं पर Q प्लस W अगर वो दे देता है तो ये स्टेट फंक्शन कहलाता है, ये ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सा अवस्था फलन है, अवस्था फलन कहते हो, कहते पहला Q, B दे दे वो आपको W, C दे दे Q प्लस W और D दे दे वो नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना Q प्लस W क्या है बच्चों, अवस्था फलन है, ये ध्यान रखना। जबकि ये दोनों जो है Q और W अगर अलग अलग होंगे तो ये अवस्था फलन नहीं होंगे। तो पाथ फंक्शन के अंदर जो है कि जो पथ पर निर्भर करेगा, ठीक है। पथ का मतलब होता है कि मान लीजिए A से B पर गया, B से C पर गया, C से D पर गया, D से F पर गया, F से G पर गया और G से H पर गया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक तो दूरी डिस्टेंस तो यही है ना इसकी, ये प्रारंभिक अवस्था है, अंतिम अवस्था है, तो ये तो कहलाता है इसका स्टेट फंक्शन। क्या कहलाता है, स्टेट फंक्शन। मान लीजिए A से B में गया, मान लीजिए इसमें एनर्जी आपकी 20 जूल काम में आई, फिर यहाँ से ये कन्वर्ट हुआ तो ये मान लीजिए 10 जूल काम में आई, फिर यहाँ से यहाँ गया मान लीजिए 2 जूल काम में आई। इस तरीके से अगर काम में आ रही है तो ये कहलाता है आपका पाथ फंक्शन, सारे ऐड हो जाएंगे। लेकिन स्टेट फंक्शन की बात करूँगा तो इसकी और इसकी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही केवल काम में हम लोग लेंगे, तो ये कहलाता है आपका स्टेट फंक्शन। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम लोग मान लें 5 किलोमीटर, ये माने 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 7 किलोमीटर। तो अगर मैं कहूँ आपसे भैया पाथ फंक्शन बताओ तो 5, 10, 15, 20, 25, तो 25 पाथ फंक्शन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा आपका कि आप कहाँ से चलो कितना एरिया आपने कवर किया। लेकिन अगर आपसे स्टेट फंक्शन की बात करूँगा तो अंतिम अवस्था में से प्रारंभिक अवस्था अगर माइनस कर देंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो भी बचे दोनों की डायरेक्ट जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है आपकी स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन के आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। इसके अंदर ही स्टेट फंक्शन में आपकी ऊष्मा धारिता भी स्टेट फंक्शन में आ जाएगी। आपकी उस ऊष्मा धारिता जो होगी बच्चों, ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता यह भी आपकी किसमें आ जाएगी, हीट उसके अंदर आ जाएगी। इस तरीके से विशिष्ट ऊष्मा जो होगी आपकी, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। इसी तरीके से गिब्स ऊर्जा, ये सारे के सारे जितने भी हैं बच्चों ये कहलाते हैं आपके स्टेट फंक्शन। बात समझ आएगी। तो ध्यान रखना आपको केवल एग्जांपल याद करने हैं, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन डेफिनेशन याद नहीं करनी है। और अगर वैसे डेफिनेशन याद करें तो ऐसे याद रख लो आप कि जो किसी भी निकाय के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं वो अवस्था फलन कहलाते हैं, जबकि जो पथ पर निर्भर करते हैं वो पाथ फलन कहलाते हैं। पाथ फलन केवल दो हैं, ऊष्मा तथा कार्य, Q एंड W, हीट एंड वर्क।
बात समझ में आ गई बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा खास टॉपिक। आगे चलते हैं बच्चों इसके अंदर। जब थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों हम लोग आगे चलते हैं तो अगली चीज आती है इसके अंदर, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चों, यूँ कह सकते हैं ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम। अगर बच्चों हम लोग ऊष्मा गतिकी के शून्य नियम की बात करें तो क्या कहता है बच्चों ये नियम कहता है कि सपोज आपके पास में दो सिस्टम है, देयर आर टू सिस्टम, और एक सिस्टम आपका ए है जिसका टेम्परेचर TA है, और दूसरा सिस्टम आपके पास में B है जिसका टेम्परेचर आपके पास में B है। ठीक है बच्चों, तो ये यूँ कहता है कि अगर दो सिस्टम आपस में कांटेक्ट में होंगे तो उसके बीच में टेम्परेचर जो होगा बच्चों वो आपस में ऊष्मीय साम्य में होगा। अगर क्या करें बच्चों, मान लीजिए थोड़ी देर बाद आप एक सिस्टम और इसमें लगा देते हैं C, तो बच्चों इसका टेम्परेचर भी इन दोनों के इक्वल होगा। मतलब यूँ कह सकते हैं बच्चों ये होगा आपका TC। तो यूँ कह सकते हैं TA बराबर TB हो सकता है, TB बराबर TC हो सकता है, या TA बराबर TC हो सकता है, या इसको एक लाइन में भी कह सकते हैं कि इन सबके टेम्परेचर इक्वल होंगे। इसको यूं समझें बच्चों, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि मान लीजिए आपके पास में एक बीकर है और इस बीकर के अंदर आपने क्या हो किया है, एक नॉर्मल पानी भर रखा है इसके अंदर मान लीजिए। अब इसके अंदर थोड़ी देर बाद आप क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, आप छोटा सा एक नॉर्मल सिंपल बीकर और रखते हैं और उसमें आप क्या करते हैं, गर्म पानी भर देते हैं बच्चों। थोड़ी देर बाद मान लीजिए इसको मैं कह रहा हूँ सिस्टम A, इसको मैं सिस्टम कह रहा हूँ B, तो इन दोनों का टेम्परेचर कुछ टाइम बाद क्या होगा, TA बराबर TB हो जाएगा बच्चों। अगर मान लीजिए थोड़ी देर बाद और फिर मैं क्या करता हूँ, एक तीसरा सिस्टम इसमें लगा देता हूँ, एक तीसरा सिस्टम इस तरीके से बच्चों जो दोनों के कॉन्टेक्ट में है, और इसमें भी अगर मान लीजिए मैंने पानी भर दिया तो यूँ कह सकते हैं बच्चों तीसरा सिस्टम ये C कहलाएगा और ये हो जाएगा आपका TC। तो यूँ कह सकते हैं ये नियम ये कहता है कि जब कोई दो निकाय या सिस्टम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं, संपर्क में होते हैं, तो वो ऊष्मीय साम्य में होते हैं। अगर उनसे तीसरा सिस्टम भी जोड़ दिया जाए बच्चों तो वह भी ऊष्मीय साम्य में होगा। समझ में आ गया बच्चों? यूँ कह सकते हैं इफ टू सिस्टम्स आर contact with each other then they will in thermal equilibrium. If third system also connected with each other then they all three are will be in thermal equilibrium. This is known as जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें खास बात बच्चों जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर किसी की भी एंथैल्पी, किसी भी यूँ कह सकते हैं बच्चों सिस्टम की एंथैल्पी अगर नेगेटिव होती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक होती है बच्चों, यूँ कह सकते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। और अगर डेल एच का मान, एंथैल्पी का मान पॉजिटिव होता है बच्चों तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, ऊष्मा शोषी क्रिया होती है। बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है बच्चों? तो ये था आपका जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, समझ में आ गया। उसके बाद में अगला नियम हमारे पास में आता है और वो आता है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या आता है बच्चों? उसके बाद में नियम आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। अगला नियम है बच्चों आपका, अगला नियम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बच्चों? यूँ कह सकते हैं ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। यहाँ पर दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों जो आपको याद रखने हैं। पहला तो मैं बता दूं बच्चों, इसके अंदर जो काम की बात है वो ये है बच्चों, यह है ऊर्जा या यूँ कह सकते हैं ऊष्मा संरक्षण पर निर्भर करता है। यूँ कह सकते हैं दिस डिपेंड्स ऑन एनर्जी
और हीट कंजर्वेशन। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, संरक्षण का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर हम लोग संरक्षण की बात करें तो संरक्षण का मतलब क्या होता है बच्चों? संरक्षण का मतलब है किसी निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, ना तो इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। या अगर इसको पूरे ब्रह्मांड पे लागू करते हैं तो कह सकते हैं पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, कंजर्व है, ना इसको क्रिएट करते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अर्थात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। ये कहलाता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ गया बच्चों? इसके अंदर जो सेकेंड आता है वो आता है इसका स्वरूप। इसके स्वरूप की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये इसका सेकेंड इसका स्वरूप पूछ लेता है, पर बच्चों ये ध्यान रखना ये है अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम। ये थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गति का प्रथम नियम का स्वरूप है, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है बच्चों? ये आपका अकॉर्डिंग है किसके? ये आईयूपीएसी यूं कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो आपका है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर वो नॉर्मल आपसे पूछे, अगर आपसे वो नॉर्मल पूछे तो बच्चों पहले स्वरूप जो इसका था एसआई सिस्टम से पहले, वो इसका स्वरूप था बच्चों आपका Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। ये ध्यान रखना है आपको बच्चों। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर ही बात क्लियर रखनी है, ये एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है डेल यू की जगह वो आपको डेल ई भी दे सकता है, बात एक ही है। इंटरनल एनर्जी आपको पता है डेल यू क्या है भैया? आपको पता है डेल यू क्या है? आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा है बच्चों। इंटरनल एनर्जी है, क्यू क्या है बच्चों? ऊष्मा है, और डब्ल्यू आप जानते हो बच्चों कार्य है। ठीक है बच्चों, खास बात यह बच्चों का अगर इसका दूसरा स्वरूप लिखूं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डी वी। क्यों लिखा जा सकता है बच्चों? कि आपको मालूम है कि W इज इक्वल टू होता है माइनस पी डी वी। ये कैसे होता है? एक शॉर्ट में ये बता सकता हूँ आपको पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन ही तो होता है, कार्य इज इक्वल टू। और आपने जान रखा है दाब क्या होता है? बच्चों दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने क्या किया, एफ को हटा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एफ इज इक्वल टू पी ए हो गया क्या? तो एफ इज इक्वल टू पी ए हो जाएगा हमारे पास में प्रेशर इंटू एरिया, दाब इंटू क्षेत्रफल। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा P डॉट ए डॉट डी। ठीक है, ये क्षेत्रफल है बच्चों, ये विस्थापन है, बल इंटू विस्थापन ही तो होता है, और क्षेत्रफल इंटू विस्थापन। तो 3 दूरियां हो गई है, 3 लंबाई हो गई, तो इसी को हम लोग वॉल्यूम ही तो बोलते हैं। तो W इक्वल टू पी वी हुआ कि नहीं हुआ? चूंकि चेंज हो रहा है तो यहाँ डेल वी लिखा जा सकता है, तो W इक्वल टू डेल वी भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों स्वरूप आगे पूछे जा सकते हैं। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो आएगा किस पर निर्भर करता है, दूसरा क्वेश्चन होता है इसका स्वरूप क्या होता है। तीसरे क्वेश्चन की अगर वो बात करें बच्चों तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपका न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो इसकी चिन्ह परिपाटी से रिलेटेड है, चिन्ह परिपाटी से रिलेटेड है। और चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कि हम इसके अंदर जो साइन होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, उसको कैसे लेते हैं। तो बच्चों यहाँ 2-3 बातें ध्यान रखनी है आपको। पहला है इसके अंदर साइन जिसके चेंज करने हैं वो है आपका क्यू। देखो बच्चों क्यू आपको पॉजिटिव भी लेना पड़ सकता है ऊष्मा, और आपको क्या नेगेटिव भी लेना पड़ सकता है। क्यों पॉजिटिव कब लेंगे बच्चों? पॉजिटिव कब लेंगे? जब क्रिया ऊष्मा शोषी हो, जब क्रिया ऊष्मा शोषी होगी बच्चों, जब क्रिया ऊष्मा शोषी आपके पास में होगी तो फिर हम लोग डेल क्या लेंगे भैया? तो डेल हम लोग लेंगे आपका पॉजिटिव। शोषी का मतलब होता है अवशोषण, आ रही है ना कोई चीज आती है तो प्लस में कहते हैं। और जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जब यूँ कह सकते हैं बच्चों जब क्रिया ऊष्माक्षेपी हो, क्षेपी का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन, बाहर निकलेगी तो क्या लेंगे? इसको नेगेटिव लेंगे। एक बात तो यह ध्यान रखना है। वहीं अगर मैं W की बात करूं तो W के बारे में ध्यान रखना, निकाय खुद कार्य करे
किस पे करेगा भाई, परिवेश पर कार्य करेगा, ठीक है। निकाय खुद कार्य करेगा तो W को आपको क्या लेना है, नेगेटिव। अरे भैया आपको मालूम है जब निकाय सिस्टम खुद काम करेगा, आप खुद काम कर रहे हो तो बताओ एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी। अब वैसे तो कार्य, अरे भाई आप जानते हो कार्य ही ऊर्जा होती है, जो आपका वर्क इज इक्वल टू एनर्जी होता है, कार्य एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सेम मात्रक होता है कार्य का भी, ऊर्जा का भी, आंतरिक ऊर्जा का भी, ऊष्मा का भी। समझ में आ गया। तो ध्यान रखना है कि निकाय द्वारा अगर खुद कार्य करते एनर्जी क्या घटेगी, इसलिए नेगेटिव लेना। अगर निकाय पर कार्य करता है, निकाय पर कार्य किया जाए मतलब सिस्टम पर, कोई सिस्टम पर कोई आप पर कोई और कार्य कर रहा है, मतलब आपके लिए कोई कार्य करेगा तो क्या होगा बच्चों, इसको आपको लेना है पॉजिटिव। इस तरीके से इसके क्वेश्चंस डील किए जा सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं। फॉर एग्जांपल आपसे कहे जाए, एक क्वेश्चन आपको कह दिया जाए कि निकाय 2 जूल ऊष्मा अवशोषण हेतु 2 जूल ऊष्मा अवशोषण हेतु 5 जूल कार्य करता है, ठीक है बच्चों। तो क्या अगर आपसे पूछा जाए तो आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करो, आंतरिक ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है, फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी। अब आपको क्या गया, देखो निकाय ऊष्मा शोषी है तो फॉर्मूला हो गया आपका डेल यू इज इक्वल टू निकाय का अवशोषण करा तो बताओ क्यों पॉजिटिव लूंगा नेगेटिव, अवशोषण आ रहा है तो पॉजिटिव लूंगा। और बताओ मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या होगा, ऊर्जा कार्य 5 जूल कार्य करता है, मतलब निकाय खुद कार्य कर रहा है। जब निकाय खुद कार्य कर रहा है तो बताओ वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा क्या। तो फिर बताओ मुझे क्या होगा, डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डेल यू इज इक्वल टू मेरे पास में हो जाएगा 2 - 5 और डेल यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, डेल यू इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास -3 जूल। बात समझ में आएगी नहीं है आपको, क्लियर हुआ। तो एक बात ध्यान रखना है कि आपको कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको ये पूछ ही नहीं रहा आपसे, केवल फॉर्मूला पूछ लें। मान लीजिए एक निकाय है, क्वेश्चन बोले वो एक निकाय है जिसके अंदर एक निकाय है जिसमें ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो रही है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो रही है। इसके लिए परिवेश निकाय पर कुछ कार्य करता है। तो बताओ ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार फॉर्मूला क्या होगा, तो बताओ आपको ऊष्माक्षेपी क्रिया है तो बताओ क्यू क्या लोगे आप, तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू तो लोगे आप नेगेटिव, और निकाय पर परिवेश कार्य करता डब्ल्यू क्या लोगे आपको पॉजिटिव। ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू भी लिख सकते हो ना, माइनस को, और डब्ल्यू माइनस क्यू भी लिख सकते हो, क्यू माइनस को बाद में भी लिख देते हैं। तो फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे, इस तरीके से आप फॉर्मूले बना सकते हो। तो ये ध्यान रखना है क्यू को आपको कब पॉजिटिव लेना है ये मैंने आपको बता दिया, क्यू को नेगेटिव कब लेना ये आपको बता दिया मैंने। इसी तरीके से निकाय को नेगेटिव कब लेना, कार्य को नेगेटिव कब लेना ये बता दिया, और पॉजिटिव कब लेना ये बता दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि भैया अगर आप कब सॉल्व करोगे इसको, जब अपने आप को निकाय या सिस्टम मान के चलोगे कि भैया मैं ऊष्मा का अवशोषण कर रहा हूँ, मैं ऊष्मा अवशोषण कर रहा हूँ मतलब मैं बाहर से ऊष्मा को ले रहा हूँ मतलब मैं पॉजिटिव हो गया, मैं ऊष्मा को दे रहा हूँ मतलब मैं नेगेटिव में आ गया, मैं खुद काम कर रहा हूँ मतलब मेरी एनर्जी कम हो रही है, मतलब मैं जो है डब्ल्यू को नेगेटिव लूंगा, और अगर मेरे लिए कोई काम कर रहा है मतलब मुझ पर कोई काम कर रहा है तो मेरे पास में वो आ रहा है ना, मेरे लिए कोई काम कर रहा है तो उसको क्या करूँगा मैं आपको पॉजिटिव लूंगा। उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है उसकी कंडीशन चेंज होती रहेगी, ये बात ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है, इसको क्लियर कर लेना, इस पर न्यूमेरिकल साथ में प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन खास बात ये है, जैसा कि मैं वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक वीडियो इसमें ऐसा बनाए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको यहाँ करवा दिया जाए, ठीक है बच्चों। तो जुड़े रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। एक क्वेश्चन और मैं इसमें बताना चाहूँगा, ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा। एक क्वेश्चन ये इस तरीके से है, अगर मान लीजिए आपसे वो कह दिए, क्वेश्चन ये कहे कि भैया एक निकाय है जिसके अंदर आपको कह रहा है 760 mm ऑफ Hg दाब के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो जो निकाय होता है उसका प्रसार होता है, निकाय का प्रसार होता है 500 cc से लेकर के 700 cc उसका प्रसार हो जाता है। जब निकाय पर दाब लगाते हैं mm ऑफ Hg तो ये कहता है 500 से 700 cc उस पर क्या हो जाता है बच्चों,
प्रसार हो जाता है, ठीक है। इस दौरान मान लीजिए वो 2 जूल ऊर्जा का अवशोषण करता है, 2 जूल ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो आपसे पूछेगा भैया आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करो, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोबारा सुन लो। वो आपसे कह रहा है कि भैया 760 mm ऑफ Hg ये दाब है। आप ध्यान रखना है बच्चों, एक एटीएम इज इक्वल टू होता है, एटीएम वायुमंडलीय दाब इज इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो गया। और इसी तरीके से यहाँ सी आपको दिख रहा है क्यूबिक सेंटर, अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होता है बच्चों, 1000 से आप डिवाइड कर दोगे तो वो आगे पर क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं हम लोग बच्चों, वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नहीं दे रहा है आपको, क्या अगर मान लीजिए किसी निकाय के अंदर 760 mm ऑफ Hg इतना प्रेशर है, वो ये कह रहे हैं एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं, बात बराबर है कि इस दाब पर अगर हम लोग काम करते हैं तो जो सिस्टम का प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, वो 500 सीसी से 700 सीसी एक्सपेंशन होता है, और इस ड्यूरेशन के अंदर 2 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो कहेगा आपसे कि भैया इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, आप लगाओगे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डेल यू इज इक्वल टू क्या लगाओगे बताओ, डेल यू आप लगाओगे, डेल यू इक्वल टू क्या लगाओगे, आप लगाओगे बच्चों Q माइनस पी डेल वी, यही तो लगाओगे, ठीक है। डेल यू इक्वल टू अवशोषण होता है प्लस या माइनस, आपको सर ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। P कितना होता है, P वो बताना है आपका 760 mm ऑफ Hg, लेकिन mm ऑफ Hg में नहीं रखना, मुझे तो ATM में रखना है, क्योंकि जब भी कोई भी वैल्यू रखते हैं तो उसको MKS पद्धति में रखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू हम लोग MKS में रखें तो इसको 1 रख सकते हैं, 1 इंटू ये हो गया मेरे पास में प्रसार कितना हो रहा है 500 700 मतलब टोटल 200 सीसी का ही तो प्रचार हो रहा है, 200 सीसी का प्रचार हो रहा है। दूसरी बात खास बात क्या है कि इसको भी हम लोग लीटर में रखेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया, क्या बताओ। तो यहाँ पर डेल यू इजिकल टू 2 माइनस ही कितना हो जाएगा मेरे पास में, कैंसिल हो गया बच्चों, 2 पंजे 10 काट दिया इसको, कितना हो गया, कितना हो गया 0.2 आ गया क्या ये, ठीक है। 5 दूनी 10, 0.2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 कम कर दो, डेल यू इज इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा 1.8, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास में जूल आंसर। बात क्लियर होगी नहीं। तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 2-3 चीज़ याद रखनी है, फॉर्मूला का स्वरूप क्या है, किस पे डिपेंड करता है, चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा। तो ये थे आपके फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। में बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो चीज़ आती है हमारे पास में, क्वेश्चंस के बारे में टेंशन नहीं लें, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं ना, अभी केवल आप पढ़ने में दिमाग लगाओ। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलते हैं इसके अंदर। इसमें आगे आता है हमारे पास में प्रोसेस, अगली चीज़ आती है प्रोसेस, अगली चीज़ आती है बच्चों हमारे पास में इसमें प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रक्रम। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रक्रम बोलते हैं प्रोसेस को। और प्रोसेस क्या होता है बच्चों, जब निकाय एक फेज से दूसरे फेज में चला जाता है तो ये जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्रम कहते हैं। अर्थात जब निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को हम लोग प्रक्रम या प्रोसेस कहते हैं। बात समझ आ गई आपको, ठीक है बच्चों। इस प्रक्रम को हम लोग कितने टाइप का पढ़ सकते हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। इसको कहते हैं, एक होता है बच्चों हम लोग समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम क्या बोलते हैं बच्चों, समतापी प्रक्रम। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस यूँ कह सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब हो गया बच्चों ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रक्रम जिसकी प्रत्येक अवस्था में जो डेल टी है, टी का जो मान होता है वो क्या होता है बच्चों, शून्य होता है, वो कहलाता है आपका, या डेल टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या कहलाता है बच्चों आपका, समतापी प्रक्रम कहलाता है। इसी तरीके से एक होता है बच्चों समदाबीय प्रक्रम, यूँ कह सकते हैं ऐसा निकाय जिसकी प्रत्येक अवस्था में, ऐसा निकाय जिसकी प्रत्येक अवस्था में क्या होता है बच्चों, दाब का मान समान होता है, डेल पी इजिकल टू 0 होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों समदाबीय प्रक्रम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग आइसोबारिक, ठीक है बच्चों, आइसोबारिक सिस्टम बोलते हैं। इसी तरीके से बच्चों एक आता है सम आयतनीय प्रक्रम, सम आयतनीय प्रक्रम यूँ कह सकते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस,
क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है जिसमें आयतन का मान समान होता है। अगर आपसे बोले कि सम आयतन प्रक्रम में, तो बताओ शून्य क्या होगा, आपको होगा सर डेल वी इक्वल टू 0 होगा। तो अगर मैं बताऊं, अगर आपसे कहे कि कोई सम आयतन प्रक्रम है, तो फिर ऊष्मा गति का जो प्रथम नियम, फर्स्ट नियम है, उसकी क्या कंडीशन होगी आपका अकॉर्डिंग, तो आप यूँ कहेंगे सर, अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें सम आयतन प्रक्रम में, तो फॉर्मूला आपको पता है डेल यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू माइनस पी डी वी होता है क्या, या डेल वी कुछ भी लिख दो, डी या डेल एक ही बात होती है। ठीक है बच्चों, जब बहुत ज़्यादा छोटा टुकड़ा होते हैं, ठीक है, जब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डी लगा देते हैं। तो यहाँ वी क्या हो गया, 0, तो ये पूरा 0 हो गया ना, तो डेल यू इजिकल टू क्यू होगा कि नहीं हुआ, या डेल ई भी लिख सकते हैं इजिकल टू क्यू, मतलब इसके इक्वल हो जाएगा निकाय, आप ध्यान रखना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले तो बता देना आप। उसके बाद में बच्चों एक होता है आपका रुद्रोष्म प्रक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है रुद्रोष्म प्रक्रम। ठीक है बच्चों, रुद्रोष्म प्रक्रम क्या होता है बच्चों, रुद्रोष्म प्रक्रम का मतलब होता है ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, ना तो ऊष्मा लेता है ना देता है। क्या कहलाता है बच्चों, रुद्रोष्म प्रक्रम कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ रुद्रोष्म प्रक्रम में जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, तो यूँ कह सकते हैं इसके अंदर डेल क्यू इजिकल टू या क्यू इजिकल टू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऊष्मा गति के नियम की बात करें, तो हमारे पास में डेल यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया, तो डेल क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। और इसको यूँ कह सकते हैं डेल यू इजिकल टू माइनस पी डी वी भी लिख सकते हैं। फर्स्ट लो तो यही था ना भैया, भाई जरूर थोड़ी वो ऐसे लिखें, तो ये भी तो आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही है ना, Q प्लस W, तो इसके अंदर ही तो W की वैल्यू तो रखी थी मैंने, यहाँ बताया था कैसे आता है, बात समझ में आ गई। उसके बाद में आता है बच्चों चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम क्या होता है बच्चों, चक्रीय प्रक्रम यूँ कह सकते हैं निकाय मान लीजिए ए पर था, फिर बी पर गया, बी के बाद में सी पर गया, सी के बाद में डी पर गया, डी के बाद में एफ ई पर गया, ई के बाद में ए पर आ गया। यूँ कह सकते हैं जब निकाय एक अवस्था से, जब निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ पुनः अपनी अवस्था में लौट आता है, तो उसे कहते हैं हम लोग चक्रीय प्रक्रम। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, चक्रीय प्रक्रम बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। समझ में आ गया बच्चों। साइक्लिक प्रोसेस के बाद में अगला प्रक्रम जो आता है बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस के बाद में अगला प्रक्रम जो आता है बच्चों, वो आता है उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है बच्चों, यूँ कह सकते हैं कि जब किसी निकाय के अंदर जो परिवर्तन होता है वो अत्यंत सूक्ष्म गतिक होता है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर होता है, तो यूँ कह सकते हैं बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग उत्क्रमणीय प्रक्रम। बात क्लियर हो गई बच्चों। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो एंट्रोपी का मान होता है, वो एंट्रोपी का मान क्या होता है बच्चों, स्थिर होता है, साम्य में होता है या नियत होता है। यूँ कह सकते हैं डेल एस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रख लेना इसके अंदर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसको कई बार ऐसे भी लिख देता है वो कि भैया डेल एस इजिकल टू हो जाता है, डेल एस यहाँ हो जाता है आपका कौन सा, सराउंडिंग क्या कहते हैं, सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। ठीक है, यूँ कह सकते हैं निकाय और परिवेश दोनों की जो एंट्रोपी होती है उसका मान क्या हो जाता है बच्चों, इक्वल हो जाता है। और किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो उसको यूँ कह सकते हैं बच्चों हम लोग कि ये कहलाता है आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम। इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग अगले प्रक्रम की बात करें तो वो कहलाता है आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है बच्चों, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं बच्चों। और इसके अंदर क्या होता है, ध्यान रखना है आपको, ये शीघ्र यूँ कह सकते हैं तीव्र गति से होता है, ऐसे लिख लो, तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। जिसके अंदर ये अनुत्क्रमणीय होता है तो इसको इसमें स्वतः परिवर्तिता होती है।
स्वतः परिवर्तिता क्या होती है बच्चों? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। मैंने कहा था आपको कि जब जब प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल होगा तो उसके अंदर क्या होगा? पहली बात तो डेल एस का मान जो होगा बच्चों वो क्या होगा? डेल एस का मान जो होगा वो आपका 0 से कम होगा। मतलब डेल एस का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। मतलब यूँ कह सकते हैं डेल एस सिस्टम और डेल एस सराउंडिंग, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों? ये क्या होते हैं बच्चों? ये कम होते हैं, किससे? 0 से कम होते हैं। तो यूँ ध्यान रखें बच्चों, अगर अनुत्क्रमण प्रक्रम तीव्र गति से होगा, पहली बात तो ये है। दूसरा स्वतः परिवर्तित होगा, इसके अंदर यहाँ स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, और यूँ कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे जल का उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाना स्पॉन्टेनियस है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से यूँ कह सकते हैं ग्लूकोज का पानी में घुलना स्पॉन्टेनियस है। बर्फ का क्या होता है बच्चों? पिघलना क्या होता है? स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिकली है। तो जो बिना किसी बाह्य साधन के जो प्रोसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो ये कहलाते हैं टाइप ऑफ प्रोसेस। इसमें याद क्या रखना है, किस प्रोसेस में क्या 0 होता है, ये आपको इसमें याद रखना है। बात समझ में आ गई? चलें आगे बच्चों। इसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग प्रोसेस के बाद में थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में हम लोग जब आगे चलेंगे तो क्या आता है बच्चों? तो इसके अंदर बच्चों आता है अगला हमारे पास में ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता एक वर्ड आता है बच्चों, ऊष्माधारिता कह दो, या इसको हम लोग हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी की बात करें बच्चों हम लोग, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? देखो बच्चों, 2 टर्म पढ़ोगे, एक तो ऊष्माधारिता होता है और एक टॉपिक पढ़ोगे आप इसमें विशिष्ट ऊष्मा। क्या पढ़ोगे बच्चों? विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, ये दोनों अलग अलग टर्म है बच्चों। अगर हम लोग ऊष्माधारिता की बात करें, ऊष्माधारिता क्या होता है बच्चों? 1 ग्राम पदार्थ का ताप, ठीक है, सॉरी, इसमें बोल सकते हैं किसी पदार्थ का ताप, आप क्या चाहते हैं बच्चों? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं। तो किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है बच्चों? ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी कहलाती है। यूँ कह सकते हैं बच्चों, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एट 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी को हम लोग कह सकते हैं बच्चों, ये हो जाए Q इजिकल टू होता है हमारे पास में C डेल T, ये होता है बच्चों, ठीक है। क्या होता है बच्चों? और C इजिकल टू आ जाएगा Q अपॉन डेल T। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। दूसरी बात बच्चों क्या है, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो अभी फॉर्मूला एक पढ़ के आए हो आप लोग, और क्या फॉर्मूला पढ़ के आए थे? ऊष्मा गतिकी के अनुसार, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं, ऊष्मा गतिकी के अनुसार आप पढ़ के आए थे। Q इजिकल टू U प्लस पी वी पढ़ के आए थे क्या? ठीक है, P डेल V पढ़ के आए थे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ये लिख दूँ, Q को हटा के ये लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग डेल H भी बोलते हैं, एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो अगर ये CV के लिए लिखा जाए, स्थिर आयतन पर लिखा जाए, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये फॉर्मूला हो जाएगा स्थिर आयतन पे लिखा जाए तो ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका DE, भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंतरिक ऊर्जा अपॉन DT। और अगर ये स्थिर दाब पर लिखा जाएगा तो आपको लिखना है DH अपॉन DT। अभी ध्यान रखना, ये D की जगह डेल भी बना सकता है, वो D की जगह ये वाला डेल भी बना सकता है, और वो D भी बना सकता है, बात एक ही है। ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, ये किस पे भैया? ये स्थिर आयतन पे, ये क्या? स्थिर दाब पे है। तो अगर आपसे वो ऊष्माधारिता का फॉर्मूला पूछे तो CV के फॉर्म में तो इस तरीके से लिखना है, और CP के फॉर्म में इस तरीके से लिखना है, CV इजिकल टू डेल E अपॉन DT। DE को ध्यान रखना, आंतरिक ऊर्जा U भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और CP इजिकल टू डेल H अपॉन DT, ये ध्यान रखना है। यहाँ इसमें और इसमें क्या फर्क है बच्चों? इसमें और इसमें यह फर्क है कि अगर मैं कहूँ कि 1 ग्राम पदार्थ का ताप अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहूँ तो ऊष्मा की मात्रा होती है, जो ऊष्मा की मात्रा होती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं।
और ये होता है Q इज इक्वल टू सी एम डेल टी होता है बच्चों, और सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन डी टी आ जाएगा। वही सेम तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा में फर्क ये है कि पदार्थ कितना भी हो, अगर उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हैं तो ऊष्माधारिता है। लेकिन पदार्थ भी 1 ग्राम हो और ऊष्मा भी 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग बढ़ानी चाहिए उसकी हीट, तो उसको कहते हैं हम लोग बेटा विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद में अगर हम लोग चलते हैं आगे तो इसके अंदर आगे आता है बच्चों, इसके अंदर बच्चों आगे आता है एंथैल्पी। अगला आता है बच्चों इसके अंदर, अगला टॉपिक इसमें आता है आपका एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, एंथैल्पी। वैसे तो एंथैल्पी को मैंने सिस्टम शुरुआत में बताया था, चेंज इन हीट, किसी भी पदार्थ के ताप में जो लगातार परिवर्तन होते हैं उसी को चेंज इन हीट या एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन एंथैल्पी का एक जनरल जो फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है वो होता है बच्चों डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है डेल यू प्लस पी वी। अब ये पी वी लिख दो, पी डेल वी लिख दो, बात एक ही है बच्चों। समझ में आ गया। तो यूँ कह सकते हैं एंथैल्पी जो होता है बच्चों, जो एंथैल्पी होता है वो क्या होता है बच्चों, एंथैल्पी जो होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, एंथैल्पी होता है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, और उस सिस्टम का दाब और आयतन के गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंथैल्पी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिए बच्चों आपको। और आप एंथैल्पी के बारे में जानते ही हो कि अगर किसी भी निकाय की एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, और अगर एंथैल्पी पॉजिटिव है तो ऊष्माशोषी प्रक्रिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप जानते हैं। इसके अंदर फॉर्मूला के बार पूछ लेता है, आपको याद रखना है। लेकिन एंथैल्पी यहीं खत्म नहीं हो जाता बच्चों, एंथैल्पी पे कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे एंथैल्पी के अंदर अगली बात करें बच्चों हम लोग, ठीक है, एंथैल्पी पे बात करें तो इसमें एक होता है संभवन की एंथैल्पी, संभवन की एंथैल्पी, यूं कह सकते हैं बच्चों संभवन की एंथैल्पी की बात करें तो संभवन की एंथैल्पी क्या है, संभवन की एंथैल्पी इसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। जैसे कि नाम बता रहा है, हिंदी में तो समझ में नहीं आ रहा आपको। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, मतलब ये कह सकते हैं अगर 1 मोल पदार्थ या कोई भी पदार्थ को आप बनाना चाह रहे हो, जो 1 मोल, तो उसमें जितनी एंथैल्पी के अंदर चेंज होता है, जितनी एंथैल्पी लगती है, उसी को बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन की एंथैल्पी। ध्यान रखना, संभवन की एंथैल्पी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है पदार्थ उतना अधिक स्थायी होता है। क्या कह सकते हैं कि डेल एच एफ बोल सकते हैं, इसको डेल एच एफ बोल सकते हैं कि संभवन की एंथैल्पी क्या कह सकते हैं बच्चों, कि पदार्थ जितना ज़्यादा स्थायी होता है, पदार्थ जितना ज़्यादा स्थायी होता है उतना ही अधिक स्थायी होता है, जिसमें जितना ज़्यादा उसकी संभवन की एंथैल्पी कहती है नेगेटिव होती है। लेकिन अगर मान लो हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना अधिक अस्थायी होगा। तो यूँ कह सकते हैं द हीट ऑफ फॉर्मेशन, द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड ऑन हीट ऑफ फॉर्मेशन। किसी भी पदार्थ का जो स्थायित्व होता है वो संभवन की एंथैल्पी निर्भर करता है। अगर संभवन की एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है तो वह उतना अधिक स्थायी होता है, और पॉजिटिव होती है तो वह अस्थायी होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई इसको। संभवन की एंथैल्पी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका कार्बन है, ऑक्सीजन है, CO2 बन गया मान लीजिए, और इसकी हीट अपने C+O2 से क्या बन गया, CO2। एक स्टेप के अंदर ही कंपाउंड है, लेकिन अगर मान लीजिए ये कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये कंपाउंड आपका CO2 बन रहा है और इसके अंदर कौन सपोज मैं कहूँ कि साहब इसमें -93.0 जूल एनर्जी आपकी काम आ रही है, तो पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा, अगर इसके फर्स्ट स्टेप की बात करूँ तो मान लीजिए पहले C+½ इसके काम में आया तो CO बना। मान लीजिए इसमें एनर्जी जो काम आई इसकी वो आई -2
26.3 का मैं जूल। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए फिर CO था, फिर इसमें हाफ O2 लिख दिया मैंने, फिर ये मेरे पास में अब CO2 बन गया, इसके अंदर एनर्जी मेरे पास में काम आई 67.7 जूल ही मान लीजिए काम आई। तो टोटल कितना होगा 730 कितना हो गया आपके 12 13। ठीक है बच्चों, और ये कितना हो गया आपका 6 2 8 और ये कितना हो गया 9 93.0 जूल हो गया। तो चाहे अगर वो कहे कि कोई भी रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, ये स्टेप सेकंड है बच्चों, तो यूँ कह सकते हैं अगर ये 2 स्टेप में हो रही है तो जितने स्टेप उसके अंदर हो रहे हैं, अगर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो आप कहेगा, उसने कहेगा ए से बी, बी बना, फिर बी से सी बना, सी से डी बना, ये 4 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो क्या कहोगे बच्चों, उन सबकी एनर्जी जोड़ दो तो आपकी क्या आ जाती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाती है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर आपको दे सकता है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन समझ में आ गया। इसके बाद में हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करके बाद में अगर अगली एनर्जी की बात करें बच्चों, हम लोग अगली एनर्जी की बात करें तो अगली एनर्जी क्या होती है बच्चों, एक होती है उदासीनीकरण की ऊष्मा, एक होती है बच्चों उदासीनीकरण की ऊष्मा। ठीक है, यूँ कह सकते हैं एंथैल्पी। ठीक है, उदासीनीकरण एंथैल्पी कह सकते हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में आपने बचपन में पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है मुझे बता दो। आपने पढ़ रखा है सर, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होते हैं, लवण व जल जब बनाते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण कहते हैं। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन द एनर्जी विच रिलीज इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी। और अभिक्रिया के दौरान जो एनर्जी निकलती है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों उदासीनीकरण ऊष्मा। समझ में आ गई बच्चों। अब इसमें खास बात यह है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में यूँ कह सकते हैं बच्चों कि आपने क्या किया, 1 मोल आपने ले लिया एसिड, ठीक है बच्चों, और 1 मोल ले लिया आपने क्या ले लिया बेस, ठीक है, अम्ल और क्षार ले लिया और आपने सॉल्ट बना लिया। ठीक है बच्चों, तो इसमें जितनी एनर्जी आपके काम में आएगी, जितनी हीट आपके काम में आएगी, यूँ कह सकते हैं बच्चों, इसको कह सकते हैं डेल एच। न्यूट्रलाइजेशन है तो एन से लिख सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण की ऊष्मा। या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, वो आपको याद रखना है, और वो ये है बच्चों कि अगर आपको मैंने बताया था कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रबल अम्ल होता है बच्चों, ठीक है, और एक होता है आपका प्रबल क्षार। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई सॉल्ट बना लेते हैं तो इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा होती है -57.32 जूल। समझ में आ गया आपको, बात समझ में आ गई, ये ध्यान रखना है। या इसको कह सकते हैं 13.7 किलो कैलोरी। अगर आपसे पूछ ले वो तो ये ध्यान रखना है आपको भैया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको ये भी पता बोलो गुरुजी, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और वीक बेस हुआ, तो मान लो गुरुजी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, तो अगर वीक एसिड और वीक बेस हुआ तो फिर न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो मैं कहूँगा भैया इट इज लेस देन न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी लेस देन 57.32 किलो जूल। मतलब ये कह सकते हैं 57.32 किलो जूल से कम होगी। मतलब मैं कहूँ आपसे क्वेश्चन आपको कह दिया जाए, एक क्वेश्चन आपको कह दिया जाए कि भैया एक क्वेश्चन ये है हमारे पास में, क्वेश्चन ये है NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O, और आपसे कह दिया जाए भैया इसके अंदर आपके पास में उदासीनीकरण ऊष्मा कितनी होगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा। ऑप्शन ए दे दें -57.32 किलो जूल, ऑप्शन बी दे दें आपको लेस देन -57.32 किलो जूल, सी कह दें आपको मोर देन -57.32 किलो जूल, ऑप्शन डी दे दें नॉट मिजरेबल।
ज्ञात नहीं किया जा सकता। आंसर क्या आ जाएगा बताओ, ये क्या है प्रबल क्षार, ये क्या है प्रबल अम्ल, क्या चला जाएगा -57.32 किलो जूल, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसे दे दिया जाए भैया, ये क्वेश्चन आपका ऐसे दे दिया जाए कि MgO प्लस HCl इज इक्वल टू MgCl2 प्लस H2O, ठीक है। बैलेंसिंग अपने हिसाब से कर लेना आप लोग। कितने हाइड्रोजन काम में आ गए, 2 हाइड्रोजन काम में आ गए, ठीक है, और 2 क्लोरीन काम में आ गए। ये लो, अगर आपसे बोल जाए भैया ये एक रिएक्शन है, इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, तो आपको ये पता ही है, तो प्रबल अम्ल लेना भैया। और ये क्या आपका दुर्बल क्षार है, तो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार मतलब मेरे पास में आ गया प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, ठीक है। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, इनमें से कोई सी भी रिएक्शन होगी तो क्या होगी भैया, लेस देन -57.32 किलो जूल होगी। ये बात फिक्स है, समझ में आ गया बच्चों। इस तरीके से, क्योंकि अगर माना एक वर्ड और सुनोगे आप, ठीक है, एक और पढ़ोगे आप, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ध्यान रखना बच्चों, किसी भी पदार्थ की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी मानी जाती है, जो ठीक है मानक एंथैल्पी मानी जाती है, वो मानी जाती है 25 डिग्री सेल्सियस पर, या यूँ कह सकते हैं 298.15 केल्विन टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर उसमें प्रेशर लेते हैं बच्चों, वो 1 atm लिया जाता है। तो ये मानक है, ठीक है, स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो निकाली है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, वो न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी कितनी निकाली है, -57.32 किलो जूल। बात समझ आ गई। तो ये था आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद में आगे चलते हैं बच्चों, इसके अंदर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद में आगे चलते हैं, तो अगला आता है हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन नेक्स्ट आता है बच्चों, इसके अंदर थर्ड आता है हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है बच्चों, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी। क्या होता है एंथैल्पी, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी। सब जानते हो कि जब कोई सॉलिड 1 मोल सॉलिड है, उसको सीधा आप गैस में कन्वर्ट कर देते हो, तो ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में जब परिवर्तन करते हैं, तो इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी। बात समझ आ गई बच्चों आपको। मान लीजिए आपके पास में H2O है, सॉलिड फॉर्म में, आप इतना हीट कर दो कि H2O सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, या यूँ कह सकते हैं आपके पास में NH4Cl, आपके पास में सॉलिड फॉर्म में इतना हीट कर दो कि NH4Cl आपका किसमें सीधा गैसीय प्रोसेस में आ जाए, तो इसमें जो हीट लगती है डेल H जो होता है सब्लिमेशन, वही कहलाता है आपका, क्या कहलाता है बच्चों, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी। उसके बाद में बच्चों इसके अंदर हम लोग आगे चलते हैं। हीट ऑफ सब्लिमेशन के बाद में आता है आपका, हीट ऑफ सब्लिमेशन के बाद में बच्चों आता है आपका दहन की एंथैल्पी। एंथैल्पी, ठीक है बच्चों। दहन की एंथैल्पी क्या होता है बच्चों, दहन की एंथैल्पी का मतलब हो गया हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, ठीक है बच्चों, कंबंशन। और यूँ कह सकते हैं कि एक मोल कोई भी पदार्थ है, उसको पूर्णतः ऑक्सीकृत करने के लिए, जलाने के लिए जितनी ही एंथैल्पी में चेंज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों दहन की एंथैल्पी, ठीक है। कुछ भी जला सकते हो आप लोग, बात समझ आ गया। सल्फर जला सकते हो, एक नत्ताक्ष, विषम लंबाक, कार्बन। जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके, तो इसके अंदर वहाँ पर आपको क्लियर करेंगे आपको कि भाई दहन की एंथैल्पी के क्वेश्चंस किस तरीके से डील किए जा सकते हैं। इसके बाद में अगली बात करें बच्चों, दहन के एंथैल्पी के बाद में अगली चीज़ जो हमारे पास में आती है, वो आती है बच्चों कणन की एंथैल्पी। क्या आती है बच्चों, कणन की एंथैल्पी। इसको बोलते हैं बच्चों हीट ऑफ एटोमाइजेशन। यूँ कह सकते हैं बच्चों हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या है बच्चों, कि जब एक मोल पदार्थ को इतनी एनर्जी दी जाए कि वो क्या होता है पार्टिकल्स में, एटम्स में टूट जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कणन की एंथैल्पी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। इसके बाद में अगली होती है बच्चों इसके अंदर जल योजन एंथैल्पी। जल योजन एंथैल्पी, ठीक है। जल योजन एंथैल्पी ऑफ सॉल्युबलाइजेशन, सॉल्युबलाइजेशन की बात करें तो यूँ कह सकते हैं बच्चों, एक मोल पदार्थ को किसी जल में घोलने पर जो एंथैल्पी चेंज होता है बच्चों, उसे बोलते हैं हम लोग
एंथैल्पी ऑफ सोल्यूबलाइजेशन। बात समझ में आ गई बच्चों। इसके बाद में अगली बात करें हम लोग, एक होता है बच्चों इसके अंदर गलन की एंथैल्पी, गलन की एंथैल्पी जैसे क्या हुआ है, एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। तो एक मोल पदार्थ को सॉलिड से गैस, सॉलिड से द्रव लिक्विड अवस्था में, ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है वो कहलाता है आपका गलन की एंथैल्पी। इसके बाद में एक होता है बच्चों इसके अंदर आपका गलन की एंथैल्पी के बाद में अगली एंथैल्पी आपकी आती है संक्रमण एंथैल्पी, ठीक है बच्चों। संक्रमण एंथैल्पी यानी कह सकते हैं हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं बच्चों। मान लीजिए कोई भी अपरूप, आपका कोई भी पदार्थ का अपरूप है, कोई तत्व का एक अपरूप से दूसरे अपरूप में चेंज हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो रहा है, तो उसमें जो एंथैल्पी हमारे चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं संक्रमण की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इतने टाइप की एंथैल्पी पढ़ी जा सकती है। इस पर कुछ कहेंगे सर एग्जाम्पल्स बताओ, क्वेश्चन बताओ, तो बेटा अपन ने बता दिया आपको कि जब अपन अगली क्लास जब भी लेंगे इसके अंदर तो क्या होगा, एक हम लोग न्यूमेरिकल वाली क्लास यूँ कह सकते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सरफेस केमिस्ट्री भी क्वेश्चन होंगे और इसके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, अगर वहाँ उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ हम लोग विद सॉल्यूशन बात करेंगे, क्वेश्चंस की विद सॉल्यूशन बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर एग्जांपल बताने लगेंगे तो फिर ये हमारा जो वन शॉट लेक्चर है फिर वो अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो ये बात समझिए टाइप ऑफ एंथैल्पीज कितने टाइप की होती है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एंथैल्पीज के बाद में अगला जो टॉपिक आता है बच्चों इसके अंदर, अगला जो टॉपिक आता है वो कहलाता है आपका एंट्रोपी। क्या होता है बच्चों, एंट्रोपी कहलाता है बच्चों। तो अगली हेडिंग लिखेंगे इसके अंदर आप एंट्रोपी। अगला टॉपिक हमारे पास में आ जाएगा बच्चों, अगला टॉपिक हमारे पास में आ जाएगा एंट्रोपी। और एंट्रोपी की अगर बात करें बच्चों, हम लोग एंट्रोपी की बात करें, एंट्रोपी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, डिस्टर्बनेस को भी हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। इसको एस से शो करते हैं, डेल एस से शो करते हैं कि किसी भी पदार्थ में पाई जाने वाली अव्यवस्था जो होती है बच्चों, ठीक है बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। डिस्टर्बनेस बोल सकते हैं अंग्रेजी में, क्या बोल सकते हैं, डिस्टर्बनेस। और मैंने क्लास के शुरुआत में भी आपको बताया था कि मान लीजिए बच्चों, हम लोग इसको यूँ कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और 10 स्टूडेंट बैठे हैं और मान लीजिए वो अपनी सीट चेंज कर लेते हैं। हमने ए को उठा करके आगे बिठा दिया, बी को उठा के बीच में बिठा दिया, तो क्या किया हम लोगों ने, उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया उनको, जिसको कहते हैं कि उसकी एंट्रोपी चेंज हो गई। और एक ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो एंट्रोपी चेंज होता है, जो डेल एस होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा जो एंट्रोपी होती है बच्चों वो होती है गैस के पार्टिकल की अवस्था, सबसे ज़्यादा गैस में होती है। उसके बाद में डेल एस आपका किस में होता है बच्चों, लिक्विड में होता है। और सबसे कम जो एंट्रोपी चेंज होता है वो आपका सॉलिड में होता है। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है बच्चों। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी को यूँ भी लिख सकते हैं कि डेल एस इजिकल टू होता है डेल क्यू अपॉन टी। ये ध्यान रखना है बच्चों, डेल क्यू अपॉन टी क्या होता है आप बता सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि किसी उत्क्रमणीय निकाय के अंदर, किसी उत्क्रमणीय रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो ऊष्मा होती है और ताप होता है, उसका जो अनुपात होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, चेंज ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं। दूसरी बात यह बच्चों कि ये एंट्रोपी ही एक ऐसा वर्ड है जहां से हम लोग ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम की व्याख्या करते हैं, द्वितीय नियम की व्याख्या करते हैं। समझ में आ गया आपको, द्वितीय नियम की व्याख्या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि भैया किसी भी जो निकाय की जो एंट्रोपी होती है, निकाय की एंट्रोपी होती है, अगर वो निकाय अनुत्क्रमणीय हो गया, अनुत्क्रमणीय होता है, अगर ये निकाय अनुत्क्रमणीय होता है तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है भैया, हमेशा बढ़ती है। किसी निकाय की एंट्रोपी बढ़ती है यदि वह क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है और इसके अंदर क्या पाई जाती है, स्पॉन्टेनियस होता है। निकाय स्वतः परिवर्तिता इसके अंदर पाई जाती है। तो एंट्रोपी समझ में आ गई। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर उत्क्रमणीय निकाय होगी तो एंट्रोपी जो होगी आपकी डेल एस निकाय की,
ठीक है। और डेल एस यूँ कह सकते हैं बच्चों, डेल एस आप क्या कहोगे, परिवेश की इस दोनों का जो टोटल होता है वो 0 होता है, ठीक है बच्चों, ये बताया था मैंने आपको। और अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बात करें उसकी डेल एस सिस्टम की और डेल एस परिवेश की बात करें तो ये ग्रेटर देन 0 होता है। समझ में आ गया बच्चों, निकाय की परिवेश जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। बात समझ में आ गई, वो पहले बताया था उसमें पॉजिटिव ही कर लेना आप लोग। क्लियर हो गया, चलें आगे। तो ये थी आपकी एंट्रोपी रिलेशन, डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन में, ध्यान रखना। एंट्रोपी के बाद में बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। एंट्रोपी के बाद में अगर हम लोग आगे चलें तो क्या होता है बच्चों हमारे पास में, एंट्रोपी के बाद में अगला जो टॉपिक आता है हमारे पास में वो आता है ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम। पूछा नहीं जाता है, वैसे बता रहा हूं आपको, तो यूँ कह सकते हैं बच्चों ऊष्मा गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अगर हम लोग परम ताप रखें और कोई प्योर क्रिस्टल हो, किसी शुद्ध क्रिस्टल का परम शून्य ताप पर जो उसकी एंट्रोपी होती है वो क्या होती है बच्चों, शून्य होती है, कहलाता है ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि किसी शुद्ध क्रिस्टल का परम शून्य ताप पर जो एंट्रोपी का मान होता है वो क्या होता है, सदैव शून्य होता है, क्या कहलाता है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। उसके बाद में अगला टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है वो आता है बच्चों आपका हेस का नियम। क्या आता है बच्चों, हेस का नियम, हेस लॉ आता है बच्चों। हेस लॉ क्या कहता है बच्चों, हेस लॉ यूं कहता है कि मान लीजिए कि कोई भी सिस्टम ए है, ए से वो बी में बदला और उसके अंदर ए से जब बी में बदला तो उसके अंदर एंथैल्पी चेंज डेल H1 हुआ। उसके बाद बी से वो सी में बदला तो उसके अंदर एंथैल्पी चेंज डेल H2 हुआ, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से सी से डी में बदला तो डेल H क्या हुआ बच्चों हमारे पास में, डेल H क्या हो गया हमारे पास में 3 हुआ। और इस तरीके से फिर डेल H हमारे पास में ए से डी में बना तो डेल H क्या हुआ 4 हुआ। तो टोटल जो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी वो होगा डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 प्लस डेल H4। तो यूँ कह सकते हैं यदि कोई प्रक्रम एक से अधिक पदों में संपन्न होता है, यदि कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो उसका कुल एंथैल्पी का मान जो है सभी पदों में एंथैल्पी परिवर्तनों के योग के बराबर होता है, टोटल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हेस का नियम। जैसे मान लीजिए अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको CO2 का फॉर्मेशन बताया था कि C+O2 में कितनी एंथैल्पी लगी। इसी तरीके से दूसरे स्टेप में मैंने बताया आपको CO प्लस O2 के अंदर CO2 बना, उसमें कितनी एंथैल्पी, दोनों का टोटल जो कर दिया था वो कहलाता है आपका हेस का नियम। बात समझ में आ गई बच्चों। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है हमारे पास में, अगला जो टॉपिक आता है बच्चों वो आता है आपका, उसका होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और गिब्स ने एक फॉर्मूला दिया था डेल जी, मुक्त ऊर्जा इज इक्वल टू दिया था उसने डेल H माइनस टी डेल S। ये ध्यान रखना है, थर्मोडायनेमिक्स में भी बता रहा हूँ मैं आपको, सरफेस में भी बताया था। और उसने कहा था अगर कोई प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है तो डेल जी इज इक्वल टू आपका नेगेटिव होगा, और कोई भी प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल जी इज इक्वल टू आपका पॉजिटिव होगा। मतलब अगर स्वतः प्रक्रम कोई भी है स्पॉन्टेनियस है तो उसमें डेल जी आपको नेगेटिव लेना है। और अगर आप यूँ कह सकते हैं बच्चों डेल जी आपका क्या होता है बच्चों, अगर पॉजिटिव होता है तो आपका वो क्या होता है अस्वतः प्रक्रम कहलाता है। बात समझ में आ गई बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स में समझ में आया आपको किस किस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ डील की, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको इसके अंदर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देखी बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने देखा, ठीक है, तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने बताई है आपको कि भैया निकाय क्या होता है, ओपन निकाय, ओपन के सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड। इसमें आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, याद रखना है। उसके बाद में मैंने आपको जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चारों लॉ आपको बताए हैं, ठीक है। चारों लॉ आपको ढंग से देखने हैं। चारों लॉ के बाद में फिर हमने आपको प्रक्रम बताए।
प्रक्रम में ध्यान रखना है आपको, समताप प्रक्रम में डेल टी इज इक्वल टू जीरो होता है, डेल टी को डेल ई इज इक्वल टू जीरो भी बोल सकता है वो, कि डेल ई इज इक्वल टू भी जीरो, आंतरिक ऊर्जा जीरो होती है समता में। सम आयतनी प्रक्रम में मैंने बता दिया आपको क्या होता है, डेल डब्ल्यू जीरो होता है, पी डेल वी होता है, इसके टू मैंने बताया था। सम आयतनी प्रक्रम के अंदर आइसोकोरिक सिस्टम के अंदर समता प्रक्रम में पी कांस्टेंट होता है, ये सब बता दिया मैंने आपको। निकाय की विस्तीर्ण और गहन ऊर्जा क्या होती है वो बता दिया मैंने आपको इसके अंदर। उसके बाद में बच्चों इसके अंदर मैंने आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना, कई बार पूछा गया है कि अगर अनुत्क्रमणीय निकाय है तो क्या होगा, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, इन दोनों का जो टोटल होता है बच्चों वो ज़्यादा होता है, मोर देन जीरो होता है बच्चों, ठीक है। मतलब यूँ कह सकते हैं जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होती है वो उतना ज़्यादा धनात्मक मान होता है इसका। इसी तरीके से यूँ कह सकते हैं बच्चों डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, ठीक है बच्चों। ये अगर जीरो होता है तो ये उत्क्रमणीय, ये अनुत्क्रमणीय के लिए उत्क्रमणीय के लिए ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ देख लेना। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण मैंने आपको बता दिया है। डेल जी का मान ऋणात्मक होता है, एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऊष्मा धारिता क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है मैंने आपको बता दी, इसके बारे में देखना है बच्चों। फिर मैं कहना चाहूँगा वन शॉट क्लासेस के अंदर आप लोग रेगुलर बने रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स हो उसके बारे में एक सॉल्यूशन क्लासेस, जरूरी नहीं आप व्हाट्सएप मैसेज करें जब भी आपको आंसर मिल पाए, हो सकता है आपके उन क्वेश्चंस को अगले लेक्चर के अंदर हम लोग एडजस्ट कर लें क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम क्लासेस में, ताकि आपकी जो एक प्रॉब्लम क्लास भी मैनेज हो सके। तो इस बार के आपको ये बताया जा रहा है कि अगर कहीं लेक्चर में आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकते हैं। उसके लिए सॉल्यूशन ये होगा कि जब सारे आपके क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके लिए डाउट क्लास के लिए एक सेशन हम लोग रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।